सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। आपकी स्टडी मटेरियल में 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, उसको अपन बनाएंगे, प्लस एक क्वेश्चन जीडीआर के ऊपर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 4 स्टडी मैट में, उसको भी अपन बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस अपन 1 घंटा कुछ मिनट में सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका चैप्टर बहुत कम समय के अंदर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी लिमिटेड जो है वो कंसिडर कर रहा है एक प्रोजेक्ट यूएस में, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी उसको $1,10,00,000 की। तो ये हमारा है कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल की लाइफ होल्ड करता है। करंट स्पॉट एक्सचेंज जो है $1 = 48 रुपये दिया हुआ है। रिस्क फ्री रेट यूएस का है 8% और इंडिया का है 12%। ये डिस्काउंटिंग रेट ऑफ यूएस निकालने में काम आएगा। कैश इनफ्लोज जो है 5 साल की दी हुई है, वो भी डॉलर में दी हुई है, जो कि हमारे काम की है। ना हमें निकालना क्या है, हमें एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इस प्रोजेक्ट की निकालनी है। और कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है, तो फॉरेन करेंसी अप्रोच इस्तेमाल करनी है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है इस प्रोजेक्ट का कितना है, 14% है। तो इसको डिस्काउंटिंग रेट जो है इंडिया का मानेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया नहीं था कि एबीसी लिमिटेड कहाँ की है, तो इस क्वेश्चन में मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि ये इंडिया की ही कंपनी है। दैट इज़ वाई ये जो डिस्काउंटिंग रेट दिया है 14%, उसको इंडिया का मानेंगे। नाउ फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या होता है सर, वो तो बता दो। तो देखो, फॉरेन करेंसी अप्रोच में डिस्काउंटिंग रेट जो है फॉरेन करेंसी का निकालना होता है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी है यूएस डॉलर। क्यों निकालते हैं, क्योंकि सारे कैश फ्लोज को इसी रेट से डिस्काउंटिंग करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, और यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाता है यानी प्रोजेक्ट करने से हमें लॉस हो रहा है, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ एक बात याद रखना, डिस्काउंटिंग रेट इन यूएस बोल दो या डॉलर डिस्काउंटिंग रेट बोल दो या डिस्काउंटिंग रेट ऑफ डॉलर बोल दो, तीनों एक ही बात है। तो हैंस अपन कह सकते हैं कि डॉलर डिस्काउंटिंग रेट अपन सबसे पहले निकालेंगे, उसी से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल के नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हैंस जब भी फॉरेन करेंसी अप्रोच से क्वेश्चन आएगा तो आपको बस नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए डिस्काउंटिंग रेट आपको फॉरेन करेंसी का चाहिए रहता है। इस क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर है एंड होम करेंसी यानी कि इंडिया का रुपी है। नाउ डिस्काउंटिंग रेट इन यूएस निकालने के लिए अपन बिलो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 1 + डिस्काउंटिंग रेट ऑफ होम करेंसी ले लिया जाएगा, यानी कि इंडिया का डिस्काउंटिंग रेट लेंगे, डिवाइड बाय 1 + रिस्क फ्री रेट ऑफ होम करेंसी लिया जाएगा, यानी कि इंडिया का रिस्क फ्री रेट ले लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा हमारा रिस्क प्रीमियम इंडिया का। और ये माना जाता है कि चाहे इंडिया में हो या चाहे यूएस में हो, रिस्क प्रीमियम जो है वो सेम रहता है। सो रिस्क प्रीमियम दोनों कंट्री का सेम रहता है, ये एज्यूम करके ही अपन डिस्काउंटिंग रेट जो है वो यूएस का निकालते हैं। तो ये हमारा रिस्क प्रीमियम यूएस का भी आ गया। तो जब रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ यूएस से, तो रिस्क एडजस्टेड डॉलर रेट यानी कि डिस्काउंटिंग रेट ऑफ यूएस आ जाएगा। एंड में देखो -1 × 100 करके परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देना। मैं आपको रिस्क प्रीमियम का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को समझा दिया हूँ, इतना ही क्वेश्चन बनाने के लिए इनफ रहेगा। इन डेप्थ अपन इस पे नहीं जा रहे हैं। सो चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 + डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंडिया वो था 14%, तो 14% को अपन 0.14 ले सकते हैं। सो हैंस यहाँ लिख दिया अपन ने 1 + 0.14 दैट इज 1.14, देन डिवाइड बाय 1 + रिस्क फ्री रेट ऑफ इंडिया जो कि था 12%, तो लिख दिए डिवाइड बाय 1.12। नाउ 1.14 डिवाइड बाय 1.12 करोगे तो ये आ गया रिस्क प्रीमियम इंडिया का 1.0179।
नाउ अब इस रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ यूएस से, डेट इज 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ यूएस जो कि था 8%, तो यहाँ पे ले लिया 1.08। तो जब 1.0179 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.08 से तो आ जाएगा 1.099। ये क्या आया सर? ये आया 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट ऑफ यूएस। सो अब डिस्काउंटिंग रेट इन यूएस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए -1 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने किया 1.099 -1 इक्वल टू 0.099। नाउ मल्टीप्लाई किया 100 से तो आ गया परसेंटेज में 9.9%। अब देखो एक बार करने में आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट इसको एक दो बार देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। अब इन शॉर्ट यदि मैं आपको बताऊँ तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया का बड़ा रेट डिवाइड बाय इंडिया का छोटा रेट करोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे यूएस के छोटे रेट से, तो यूएस का बड़ा रेट यानी कि डिस्काउंटिंग रेट यूएस का आ जाएगा। नोट्स की चिंता आप लोग मत करना, सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और ये पूरे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड नोट्स को कर दीजिएगा। आप पूरी एनर्जी अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में प्लस रिवाइज करने में लगाइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये दिया हुआ है हमारा आंसर। सो एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ईयर 1 में आ जाते हैं। कैश इनफ्लो जो है वो है 2 मिलियन यूएस डॉलर और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लिया अपन ने 9.9% लिया है, तो फर्स्ट ईयर का आएगा 0.910। 2 मिलियन इंटू 0.910 करोगे तो आ जाएगा 1.820। सेकेंड ईयर का निकालते हैं 2.50 मिलियन था, इंटू करेंगे अपन इससे सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.828, तो आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू 2.070। नाउ थर्ड ईयर का करेंगे, 3 मिलियन दिया हुआ है कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए और थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाले। फोर्थ ईयर का भी ऐसे ही किए, फिफ्थ ईयर का भी ऐसे ही किए। नाउ सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा PVCI डेट इज 12.013। PVCO कितना था यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने की लगी थी, तो ये लगी थी सर 110 लाख डॉलर की, यानी कि अपन कह सकते हैं 11 मिलियन डॉलर की। तो PVCI से PVCO को माइनस किए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया हमारा 1.013 मिलियन डॉलर। तो अब इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे? सर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। यस, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। अब एक चीज़ याद रखना, भली फॉरेन करेंसी अप्रोच से बना रहे हैं लेकिन एंड में एनपीवी को रुपीस में कन्वर्ट कर देना, इसको भूलना मत, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो रुपी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है 1.013 मिलियन डॉलर था, इंटू $1 इक्वल टू 48 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आगे हमारा 48.624 मिलियन रुपीस। और कमेंट भी कर देना, सिंस एनपीवी पॉजिटिव आया है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो देखो ये पूरे नोट जो है मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आपको सिर्फ आराम से समझना है। जिस जिस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं वो कॉन्सेप्ट आपको इजी लैंग्वेज में बताते चलूँगा। इससे हमारे क्वेश्चन बहुत कम समय के अंदर भी सॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो जाएगा इस चैप्टर में। बहुत ही इजी चैप्टर है तो प्लीज़ छोड़ के मत जाना। एडवांस कैपिटल बजटिंग यदि आप पढ़ लियो तो उसके बाद तो ये चैप्टर आपको हलवा लगने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, देखो दे दिए कि कहाँ की कंपनी, यूएसए की है। वो प्लान कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए, कि भाई इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट जो है अपन एस्टेब्लिश करेंगे। ये यूनिट जो है वो 1 साल के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा इंडिया में, और यहाँ पे रह के इंडिया में रह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है भाई वो सस्ते भी है और सुपर टैलेंटेड भी है, तो क्यों ना सॉफ्टवेयर को इंडिया में डेवलप किया जाए और फिर वापस लेके चले जाएंगे यूएस। यस, और उसका ट्रांसफ़र प्राइस क्या सेट किए हैं, $10 मिलियन जो है वो सेट किए हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर की सेलिंग प्राइस इंडिया मान लेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि बाबा सॉफ्टवेयर यहाँ बनाए हो तो जब ले जा रहे हो तो कोई तो सेल प्राइस हम लगाएंगे, तब तो टैक्स कैलकुलेट होगा ना। तो $10 मिलियन अपन मान लेंगे, इसको अपन ट्रांसफ़र प्राइस बोल रहे हैं ना। आगे यूएस बेस्ड कंपनी को 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, बस
यही बात है। और विथ होल्डिंग टैक्स यानी कि TDS 10% का लगेगा। अब देखो ये है TDS 10% का, इसको कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि मान लिया जाएगा कि US जो है वो 30% टैक्स देगी, यदि 10% TDS भी देती है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि कुछ मत करना। ICI ने दोनों अप्रोच से बनाया हुआ है, ऑल्टरनेट आंसर दिए हुए हैं, तो उसकी चिंता मत करना, आप सीधा KMK करके आ जाना TDS 10% को। नाउ सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं वो US में एक्चुअल मार्केट में $12 मिलियन में बिक जाएगा। तो ये जो $12 मिलियन है ना, इसको फाइनल कमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं अपन। बाकी जो कैलकुलेशन करेंगे ना, जिसमें अपन रेवेन्यू निकालेंगे और टैक्स निकालेंगे, वो सब अपन सिर्फ और सिर्फ ये $10 मिलियन पे करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अदर एस्टिमेट्स क्या है, खर्चे क्या है इंडिया में? तो इंडिया में खर्चा सबसे पहले रेंट, वो लगेगा 15 लाख का। मैन पावर देखो 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लगेंगे, डेली 10 घंटे उन लोग काम करेंगे, हर घंटे का रेट है 400 रुपये और साल में लिए जाएंगे 365 दिन। तो ये आएगा आपका मैन पावर कॉस्ट, कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं अपन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉस्ट कितने लगने वाले हैं? 12 लाख लगने वाला है। तो ये सारे खर्चे प्लस टैक्स 30% जो लग रहे हैं उन सबको जोड़ दो, एक्सपेंस आ जाएगा। यदि ये $12 मिलियन से कम है तो बहुत बढ़िया है, US कंपनी को फ़ायदा हो रहा है और ये प्रोजेक्ट को किया जाए। तो इधर लास्ट में यही करना है, एडवाइस देना है US कंपनी को, क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल वायबल है कि नहीं है। एक्सचेंज रेट क्या दिया हुआ है? $1 = 48 रुपीज़। चलो आंसर बनाते हैं। सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ICI मॉड्यूल में जो सेकंड ऑल्टरनेट आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है कि फॉरेन सब्सिडी कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है तो इनको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक और ऑल्टरनेट में ये लिया गया है कि भाई विथ होल्डिंग टैक्स 10% जो पे कर रहे हैं वो फाइनल जो 30% टैक्स पे करेंगे उसमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यानी 10% पहले पे करा रहे हो तो बाद में 20% लगेगा, तो इन शॉर्ट 30% ही लगने वाला है। इसी एजम्पशन से क्वेश्चन को अपन बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। पहला है रिवेन्यू, $10 मिलियन ले लेना। मैंने क्या बोला था? इंडिया में $10 मिलियन सेल वैल्यू मान के कैलकुलेट कर रहे हैं रिवेन्यू और टैक्स। एक्चुअल सेल वैल्यू इन US $12 मिलियन है, जो एंड में फाइनल कमेंट में यूज़ करेंगे। यानी कि ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है वो एंड में उस $12 मिलियन की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम बताएंगे। तो ये रिवेन्यू हो गया भाई हमारा। रिवेन्यू $10 मिलियन था, इंटू 48 रुपये की, तो ये आ गया 4800 लाख रुपए, लिख दिया यहाँ पे। अब इधर से कॉस्ट को माइनस करते जाते हैं। तो सबसे पहले आता है रेंट, वो है 15 लाख। मैन पावर 400 × 80 × 10 × 365 ये अपन कर चुके हैं, उसकी वैल्यू आएगी 1168 लैक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉस्ट आ गया 12 लाख। तो ये टोटल खर्चा जो है वो कितना आ गया? ये आ गया 1195 लैक्स। अभी टोटल रिवेन्यू से 4800 लाख से अगर 1195 लैक्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3605 लैक्स। नाउ 30% टैक्स माइनस कर देते हैं, तो 30% टैक्स अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 3605 लैक्स इंटू 30%, तो आ जाएगा 1081500000। तो ये आ गया हमारा टैक्स। इसको भी माइनस कर देंगे, जब EBIT से टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये रुपीस में है, अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 48 रुपीज़ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा डॉलर में लगभग $5.257 मिलियन। अब देखो 10 मिलियन आपकी सेल प्राइस पकड़ रहे थे अपन, 5.25 मिलियन का आपको जो है इससे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपका खर्चा कितना लगा? $4.743 मिलियन लगा। अच्छा, US में आप कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बेच देंगे इस सॉफ्टवेयर को? कितने में? तो बोले $12 मिलियन में। तो बढ़िया है ना भाई, $12 मिलियन में आप बेचने की सोच रहे हो। $4.743 मिलियन आपका खर्चा है, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, यही आपको एडवाइस करके आना है। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सर इस क्वेश्चन को यदि हम ऐसा बनाते कि ये तीनों एक्सपेंस अपन जोड़ लेते, फिर टैक्स का खर्चा भी अपन जोड़ लेते, तो क्या होता? तो भाई तभी भी $4.743 मिलियन का खर्चा आ जाता अगर डॉलर में निकालते तो उस प्रकार से भी सेम ही आंसर आता। इधर भी आपका सेम ही आंसर आया है, एंड यस वैसा भी कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। सो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। XY लिमिटेड जो है वो इंडिया में अपना बिजनेस करती है
और अब रिसेंटली ये सोच रही है कि एक्सपांशन किया जाए, और कौन सी कंट्री में किया जाए, अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में भी अपना बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। आगे बोल रहा है एक्सचेंज रेट जो है इंडियन करेंसी एंड अफ्रीकन करेंसी के बीच का वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि बहुत जल्दी बदलता रहता है। इन्फ्लेशन अफ्रीका का है 40%, जबकि इंडिया का है 10%। ये दोनों ही काम आएगा हमें फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। नीचे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दिया हुआ है, लेकिन ये रियल टर्म्स में दिया हुआ है, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो अपन निकालते हैं उसमें नॉमिनल टर्म्स में कैश फ्लो को लिया जाता है। हैंस रियल टर्म्स के कैश फ्लो को एडजस्ट करेंगे किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ। तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके नॉमिनल कैश फ्लो अपन यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। दोनों का ही सर, हाँ, कैश फ्लो इंडियन करेंसी का भी रियल टर्म्स में दिया हुआ है और कैश फ्लो अफ्रीकन करेंसी का भी रियल टर्म्स में दिया हुआ है, उसको भी अपन नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे इन्फ्लेशन रेट का इस्तेमाल करते हुए, वो भी अपन आगे देखेंगे। नाउ ईयर 0 की बात किया जाए तो कैश फ्लो इंडियन करेंसी में देखो ₹1000 दिया हुआ है, अफ्रीकन करेंसी में भी ₹1000 ही दिया हुआ है। ये कैश आउटफ्लो 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 क्योंकि नेगेटिव है। हियर देखा जाए अफ्रीकन करेंसी में ये कैश आउटफ्लो, फिर इनफ्लो इनफ्लो एंड इनफ्लो। आगे बोल रहा है कि ईयर 3 का जो नॉमिनल कैश फ्लो है ना, वो आप इनडेफिनेटली अर्न करते रहोगे, यानी परपेचुइटी तक आपका यही इनकम आता रहेगा। हैंस अपने को यहाँ पे 3rd ईयर में टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी क्या रहेगा, हमारा PVCI रहेगा। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है ₹1 इक्वल टू 6 अफ्रीकन रैंड, तो ये इसका एक्सचेंज रेट है। आपको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तो हमें पता ही था। आगे क्या बोल रहा है, अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में, यानी कि सारी कैलकुलेशन जो है हमें इंडियन करेंसी में, डेट इज होम करेंसी अप्रोच से हमको क्वेश्चन को बनाना है। होम करेंसी अप्रोच में ना सिर्फ आपको एक चीज़ निकालना पड़ता है, वो रहता है फॉरवर्ड रेट, जिसको निकालना अपन इस क्वेश्चन में सीखेंगे। फॉरेन करेंसी अप्रोच से निकालते हैं जब क्वेश्चन, तो हमें डिस्काउंटिंग रेट निकालना पड़ता है फॉरेन कंट्री का, लेकिन होम करेंसी अप्रोच से जब अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। बस इतनी कैलकुलेशन आप सीख गए ना, तो फॉरेन करेंसी और होम करेंसी अप्रोच दोनों के ही क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। आगे दिया हुआ है डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना है, 20% लेना है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया ही हुआ है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का। टैक्सेशन को इग्नोर कर दिया जाए। ओके, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है वो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर अपन एक एक करके उसको निकालेंगे। सबसे पहले जितने भी कैश फ्लो दिए हुए हैं वो रियल कैश फ्लो दिए हुए हैं, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन, महंगाई एडजस्ट नहीं है। तो रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन फैक्टर को एडजस्ट करेंगे और नॉमिनल कैश फ्लो जो है अपन निकालेंगे। सेकेंड, फॉरवर्ड रेट अपन कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, फॉरवर्ड रेट से कैश फ्लो इन अफ्रीकन करेंसी जो दिया हुआ है उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। एज होम करेंसी अप्रोच से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कंपनी इंडिया की है, दैट्स वाई सारे कैश फ्लोज को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। चौथा, 3rd ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये भी काम आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने में। एंड फाइनली नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है अपन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि होम करेंसी अप्रोच है। यदि एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, यदि एनपीवी नेगेटिव आएगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि एनपीवी नेगेटिव आने वाला है और हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने वाले हैं। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले इन्फ्लेशन फैक्टर इन इंडिया कितना है, 10%। तो ईयर 0 का ₹1, ईयर 1 में क्या हो जाएगा, 10% ऐड कर दोगे तो 1.1, ईयर 2 में क्या होगा, और 10% ऐड कर दोगे तो 1.21, और 10% ऐड कर दोगे तो 1.331 आ जाएगा। नाउ इंडियन करेंसी में कैश आउटफ्लो और इनफ्लो जो है रियल टर्म्स में दिया था उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई 50,000 कैश आउटफ्लो था, इनटू करो इन्फ्लेशन फैक्टर इन इंडिया के साथ, जो कि ईयर 0 में तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया -50,000, यानी कि कैश आउटफ्लो है हमारा। नाउ ईयर 1 में कितना गया पैसा, 1,500 रुपये गया। इन्फ्लेशन फैक्टर के साथ एडजस्ट करो, यानी इंटू 1.10 करो तो आ जाएगा आपका -1650। यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया भी है 1500 इंटू 1.1।
ये 3 का देखा जाए तो 2000, अब 2000 रियल टर्म्स में तो इसको नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2000 इंटू 1.21 तो ये आ गया 2420 कैश आउटफ्लो है क्योंकि नेगेटिव में दिया है। ईयर 3 में 2500 कैश आउटफ्लो है। अब 2500 इंटू अपने को क्या करना है 1.331, यही है हमारा इन्फ्लेशन फैक्टर, तो ये इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -3327.50। तो इस प्रकार से अपन ने इंडियन कैश फ्लो जो दिया हुआ था रियल टर्म्स में उसको नॉमिनल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए हमें नॉमिनल टर्म्स में ही चाहिए। अब यही चीज़ हमें सेम अफ्रीकन करेंसी के साथ करना है और अफ्रीकन करेंसी को साथ ही साथ कन्वर्ट भी करना है इंडियन करेंसी में। तो किस प्रकार से करेंगे इसको आराम आराम से अब देखते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन फैक्टर इन अफ्रीका कितना है 40%, तो ईयर 0 में 1, 40% ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 1.40, फिर और 40% ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.96, फिर और 40% ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.744। अब क्या करना है, जो भी कैश फ्लोस रियल टर्म्स में दिए हुए हैं अफ्रीकन करेंसी में उसको नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये रियल टर्म्स में लिखा हुआ था -2 लाख, इसको इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा -2 लाख इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट ईयर में 50,000 कैश इनफ्लो था, 50,000 इंटू 1.4 करोगे तो आ गया हमारा 70,000। फिर नेक्स्ट ईयर का कितना है 70,000 है, 70,000 इंटू इन्फ्लेशन फैक्टर 1.96 करोगे तो आ जाएगा 137,200। एंड फाइनली 90,000 था, 90,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2.744 से इन्फ्लेशन फैक्टर से तो आ जाएगा हमारा ये आंसर 246,960। यानी कि अब दोनों ही कैश फ्लो को मैंने नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब अफ्रीकन करेंसी जो रियल टर्म्स में दी हुई थी उसको मैंने नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को होम करेंसी अप्रोच से बनाना है, इट मीन्स अफ्रीकन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग फॉरवर्ड रेट्स। तो अब फॉरवर्ड रेट निकालना अपन सीखते हैं। नाउ फॉरवर्ड रेट निकाला जाता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट अफ्रीकन करेंसी में, क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू 6 अफ्रीकन रेट दिया हुआ था, इनटू ऊपर अगर आप स्पॉट रेट अफ्रीका का ले रहे हो तो इन्फ्लेशन रेट भी अफ्रीका का आएगा 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ अफ्रीका। ईयर 1 का निकाल रहे हो तो 1 पावर ले लेना, ईयर 2 का निकाल रहे हो तो 2 पावर ले लेना, ईयर 3 का निकाल रहे हो तो 3 पावर ले लेना, ईयर 4 का निकाल रहे हो तो 4 पावर में ले लेना, डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया। अगेन जो भी ईयर का निकाल रहे हो उसको पावर में ले लेना। तो फर्स्ट ईयर का मैं निकाल के दिखाता हूँ, 6 इंटू 1.40 क्योंकि 40% इन्फ्लेशन रेट थी अफ्रीका की, टू दी पावर 1 डिवाइड बाय 1.10 टू दी पावर 1 क्योंकि 10% इन्फ्लेशन रेट थी इंडिया की। तो ये आ गया 7.6364 अफ्रीकन रैंड। खैर देखो, तो ये मैंने एक्सचेंज रेट निकाल दिया एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। जो फॉर्मूला अपन ने इस्तेमाल किया वो किया एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। रिस्क फ्री रेट भी ले सकते हो, इन्फ्लेशन रेट भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दिया था तो उससे अपन ने कैलकुलेट किया है। तो ईयर 0 का 1 रुपीज़ इक्वल टू 6 अफ्रीकन रैंड है, मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया। 6 इंटू 1.40 डिवाइड बाय 1.1 तो ये आ गया 7.6364। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया था इन्फ्लेशन फैक्टर इंडिया का और अफ्रीका का दोनों का ही। ईयर 2 का भी इन्फ्लेशन फैक्टर निकला हुआ है तो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। 6 इंटू 1.96 ये लिखे 1.96 डिवाइड बाय 1.21 तो यहाँ पे अपन ने इन्फ्लेशन फैक्टर इंडिया का ले लिया। तो आंसर आ गया क्या 9.7190 अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट ईयर की निकालेंगे तो भी ऐसे निकालेंगे। 6 इंटू 2.744 डिवाइड बाय 1.331 तो आ जाएगा आपका 12.3696। नाउ फॉरवर्ड रेट ईयर 1 to 3 का इसीलिए निकाला है ताकि अपन अफ्रीकन नॉमिनल कैश फ्लो को कन्वर्ट कर सके इंडियन नॉमिनल कैश फ्लो में। तो आइए कर देते हैं इसको कैलकुलेट। तो ये था नॉमिनल कैश फ्लो अफ्रीकन करेंसी में। नाउ इसको डिवाइड करो इसी के किसके साथ, फॉरवर्ड रेट के साथ। नाउ इस 2 लाख को अपन डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड रेट के साथ, तो 2 लाख डिवाइड बाय 6 तो ये आ गया -33,333 इन रुपीज़। ये रुपीज़ में हमारा कन्वर्ट हो गया है। नाउ सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो कितना था 70,000, सेकेंड ईयर के फॉरवर्ड रेट से डिवाइड किए। अच्छा डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ मजबूत है अफ्रीकन करेंसी के कंपैरिजन में। यहाँ पे इसलिए डिवाइड किए। देखो आप मल्टीप्लाई करके मत आ जाना कन्वर्ट करते वक्त।
70,000 अफ्रीकन रैंड डिवाइड बाय 7.6364 अफ्रीकन रैंड पर रुपी दिया हुआ है, तो ये आ गया 9167 रुपीज़। ये सब 1000 में दिया हुआ है, तो ये आ गया। सेकेंड ईयर में भी वैसे ही करेंगे। 137200 कैश इन्फ्लोस जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड रेट से 9.7190 से, तो आ जाएगा 14117। एंड थर्ड ईयर में भी 246960 को डिवाइड करेंगे 12.3696 से, तो आ जाएगा हमारा कैश 19965 रुपीज़। तो ये कर दिए कैलकुलेट अपन। अब सारी करेंसी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ एनपीवी निकालते हैं। बट अभी यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू जो थर्ड ईयर की हमें कैलकुलेट करनी है वो भी बची हुई है, जो कैश इनफ्लो है वो बचा हुआ है, उसको अपन लास्ट में करेंगे। सो इंडियन रुपीज़ की कैश फ्लोज और अफ्रीकन करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद जो कैश फ्लो है वो दोनों को देख के अपन अपने को टोटल निकालना है। -50,000 -33,333, तो ये आ गया -83,333। फिर -1650 प्लस करेंगे 9167, तो ये आ गया 7517। फिर -2420 प्लस करेंगे 14,117, तो ये आ गया 11697। एंड लास्ट ईयर का -3327 प्लस 19,965, तो आ जाएगा 16637। नाउ टोटल नेट कैश फ्लो हमारा आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू। देखो 83,333 इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा 83,333 नेगेटिव में, यानी कि कैश आउटफ्लो है। 7517 इंटू 0.833 करोगे तो आ जाएगा 6262। फिर 11697 मल्टीप्लाई करोगे 0.694 से तो आ जाएगा 8118। एंड फाइनली 16637 को मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्ड ईयर का जो है 0.579 से, तो यू विल गेट 9633। इन सब को जब ऐड करोगे तो आ गया हमारा एनपीवी -59320। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई टर्मिनल वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं अभी तक। सो देखो थर्ड ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि बोला था उसके बाद से जो कैश फ्लो रहेगा वो परपेचुटी तक हम अर्न करने वाले हैं। तो कैश फ्लो लिए अपन ने फोर्थ ईयर की, क्योंकि जो कि थर्ड ईयर की थी वही फोर्थ ईयर की रहेगी, तो सेम वैल्यू अपन ने यहाँ से उठा के ले ली। डिवाइड बाय किया हमने डिस्काउंटिंग रेट जो कि 20% दिया है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी टर्मिनल वैल्यू। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर से, तो आ गई हमारी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आ गया 48164। अब इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी इनफ्लो था, तो -59320 प्लस 48164 आया, तो आ गया नेगेटिव एनपीवी 11156। तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आया है। ये परपेचुटी वैल्यू थी, इसके लिए इसको कैलकुलेट अलग से कर दिए। तो क्रक्स देखा जाए तो हमें एनपीवी निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैश फ्लो जो रियल टर्म्स में दिया हुआ था इंडियन करेंसी में उसको नॉमिनल में कन्वर्ट किया, और अफ्रीकन करेंसी का भी हमने नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट किया। फिर अफ्रीकन करेंसी को हमने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया यूजिंग फॉरवर्ड रेट, और फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमें कैश फ्लो मिल चुका था, उसको एडअप करके हमने टोटल कैश फ्लो निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी एनपीवी हमने कैलकुलेट कर दी। और थर्ड ईयर में जो कि लिखा हुआ था कैश फ्लो जो आ रहा है वो परपेचुटी तक चलेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर दी। फिर इस वैल्यू को भी एनपीवी में एडजस्ट करके हमने एनपीवी की वैल्यू निकाली जो कि नेगेटिव आई, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम करेंसी अप्रोच में बनाने के लिए। बस याद रखना जब अपन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए थे अफ्रीकन करेंसी को, तो हमने फॉरवर्ड रेट को डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ मजबूत है। 1 रुपीज़ इक्वल टू 6 अफ्रीकन रैंड दिया हुआ था। सो ये आंसर होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहती है। अदरवाइज वो अभी तक क्या कर रही थी, इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी, बाहर बनाती थी, इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है, अगर इंडिया में सेटअप जमाती है तो इनिशियल प्रोजेक्ट
का जो कॉस्ट होगा यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे जो खर्चा होगा इंस्टॉलेशन वगैरह मिला के वो होगा 500 मिलियन यूएस डॉलर का। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 50 मिलियन डॉलर होगी। यहाँ नेट का मतलब टोटल है, ये याद रखना, आगे काम आएगा। अभी जो कंपनी है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, यानी इंडिया के बाहर बनाती है और इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, तो कितना सेल हो जाता है? 2 मिलियन यूनिट्स का सेल हो जाता है। बट ये वाला फिगर काम नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर से यानी आज के बाद से 1.5 मिलियन यूनिट जो है अपन सेल कर पाएंगे इंडिया में यदि बाहर बनाते, तो ऐसा आगे जाके लिखा हुआ है। ये 2 मिलियन का कुछ मत करना। आगे देखते हैं, सेल प्राइस क्या है? $80 और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? $40। तो ये सारे फिगर दिए हैं कि अगर आप बाहर में बनाते हो गुड्स और इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो सेल प्राइस पड़ेगा 80 और वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा 40 का। और यदि इंडिया में सब्सिडरी कंपनी ओपन करते हो तो प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा $500 मिलियन का लगेगा और नेट वर्किंग कैपिटल जो है यानी टोटल वर्किंग कैपिटल $50 मिलियन लगेगी। अभी तक हमको इतना पता चला है। आगे बढ़ते हैं। अभी CFO के हिसाब से यदि वो इंडिया में प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो ये फॉलोइंग खर्चे जो है उसको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट, वो हो जाएगा 20, पहले 40 था अब 20 हो जाएगा, बढ़िया बात है। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो होगी $30 मिलियन पर एनम की, हर साल की एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है, ये एक साल की नहीं है, हर साल की है, $30 मिलियन की। नाउ एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है $3 मिलियन का, और एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट तो वो खर्चा होता है जो ऑलरेडी लग चुका है। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जब अपन निकालेंगे तो इस फिगर का कुछ नहीं करेंगे, छोड़ के आ जाना। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 5 मिलियन यूनिट्स की, यानी कि इंडिया में यदि आप बनाओगे और बेचोगे तो 5 मिलियन यूनिट्स बिक जाएंगी, ये प्रोजेक्टेड है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या है मशीन की? 5 साल है और सेल्वेज वैल्यू 0 है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। भाई मशीन कितने की थी? $500 मिलियन की थी, डिवाइड बाई 5 ईयर्स करो तो $100 मिलियन का क्या लगने वाला है? आपका डेप्रिसिएशन लगने वाला है। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना है? $15 मिलियन का है। देखो याद रखना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेते हैं यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो लग रही है वो लेते। टोटल ऊपर लिखा हुआ था कितना लगता है? 50। एग्जिस्टिंग कितना है? ऑलरेडी 15, तो एडिशनल कितना लगा है? वो है 35। इसी का इस्तेमाल करेंगे। और वर्किंग कैपिटल का 2 यूज़ होता है, अभी अपन आंसर जब बनाएंगे तब देखेंगे। आगे बोल रहा है कि यदि इंडिया के बाहर प्रोड्यूस करोगे तो इंडिया में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड फ्यूचर ईयर से सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन यूनिट ही अपन बेच पाएंगे। मैंने ऊपर बोला था ना 2 मिलियन यूनिट जो अपन सेल करते आए हैं इंडिया में, वो फिगर काम का नहीं है क्योंकि फ्यूचर से अपन सिर्फ 1.5 मिलियन यूनिट ही बेच पाएंगे। आगे लिखा हुआ है टैक्स लगने वाला है 35% का और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% की। अपने को कैलकुलेट क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के हिसाब से आप कर लेना, और अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का दिया हुआ है ईयर 1, 2, 3, 4, 5 का। ना एक बात याद रखना, जब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देता है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 फिगर है यानी 4 डेसिमल पॉइंट तक ही दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी 4 डेसिमल तक बनाना चाहिए। अगर 3 तक दिया रहता तो फॉर एग्जांपल 0.892 दिया रहता तो हम सारे फिगर्स 3 डेसिमल तक निकालते। अगर 0.89 दिया रहता तो अपन सारे फिगर 2 डेसिमल तक निकालते। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ही कर दे कि भाई 2 डेसिमल तक ले लो या 3 डेसिमल तक ले लो या राउंड ऑफ करके डेसिमल ही हटा दो, तो वैसे ही बनाना। क्या ये सब इम्पैक्ट डालता है मार्क्स में? तो यस। तो ICAI को जितने डेसिमल चाहिए उतने ही यदि आप करके आओगे तो ही पूरे नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो अब बनाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालते हैं इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, कितना एडिशनल खर्चा लगने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है $500 मिलियन की। वर्किंग कैपिटल टोटल कितना है? 50, और एग्जिस्टिंग कितना है? वो है 15। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? 50 - 15 = 35। यही फिगर को लेना है। अब मैंने बोला था वर्किंग कैपिटल के 2 यूज़ होने वाले हैं, तो सबसे पहले एज कैश आउटफ्लो लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया है अपन ने। और लास्ट ईयर में
35 जो है वो हमें वापस मिल जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो लगा है वो हमें वापस मिल जाता है, ये मानते हैं। तो लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ये 35 फिगर को लेना मत भूलना। देखेंगे अभी अपन आंसर में, बट मैंने आपको पहले से बता दिया। तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना है 535। नाउ निकालते हैं इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो यदि आप इंडिया में सब्सिडरी कंपनी ओपन करते हो तो क्या होगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अगले 5 सालों के लिए, वो अपन निकालते हैं। सबसे पहले सेल कितना दिया हुआ है 5 मिलियन का, प्रोजेक्टेड जो था वही एक्चुअल है, ये मान लेंगे, एजम्पशन है, क्योंकि एक्चुअल फिगर दिया नहीं था इसीलिए प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही सेल यूनिट मान लिया गया है। अगर सर अलग अलग दिया रहता तो, अगर दिया रहता कि भाई हमारी टोटल प्रोजेक्टेड कैपेसिटी है 5 मिलियन यूनिट्स की, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में 4 मिलियन यूनिट सेल हो रहा है, तो अपन 4 मिलियन यूनिट्स ले लेते, लेकिन कुछ नहीं दिया था तो 5 ले लिए हैं, याद रखना। 5 मिलियन इंटू $80 ये आ गया 400 मिलियन। ना कॉस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले आएगा वेरिएबल कॉस्ट। यदि इंडिया में प्रोड्यूस करते हो तो $20 लगने वाला है, दिया है क्वेश्चन में। 5 मिलियन इंटू $20 तो ये आ गया 100 मिलियन। फिक्स्ड कॉस्ट 30 लगेगा। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम दिया हुआ था तो ये था 30। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिया था। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अपन कर चुके थे, $500 मिलियन डिवाइड बाय 5 ईयर्स तो ये आ गया 100। तो जब सेल माइनस ऑल द कॉस्ट करोगे तो आ जाएगा EBIT जो कि आया हमारा 170। टैक्स माइनस करो 35% से तो 59.5, जब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज 110.50। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया है हमारा। नाउ डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हमको निकालना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन हर साल का ऐड कर दिया 100 तो ये आ गया 210.50। 110.50 प्लस 100 तो ये आ गया 210.50। तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल हमें हर साल 210.50 आने वाला है यदि इंडिया में प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो, यदि इंडिया में सब्सिडरी कंपनी ओपन कर देते हैं तो। और हाँ, एक और कैश इनफ्लो आएगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर जो कि है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 35, इसको लेना मत भूलना। नौ बात कर लेते हैं, यदि बाहर से ही हम गुड्स को बनाते हैं और इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा CFAT कितना होता, तो वही करेंगे। सेल रिवेन्यू निकालिए अपन ने 1.5 मिलियन यूनिट्स। 2 मिलियन यूनिट्स मत ले लेना क्योंकि अभी तक सेल होता था 2 मिलियन यूनिट्स का, लेकिन फ्यूचर से 1.5 मिलियन यूनिट्स होने वाला है, इसलिए 2 मिलियन यूनिट्स का सेल इररिलेवेंट है। लिख दिया है मैंने, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये सारे नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे। 1.5 मिलियन यूनिट्स इंटू $80 ये आ गए 120। फिर वेरिएबल कॉस्ट हटा दो इसमें से, 1.5 मिलियन यूनिट्स इंटू $40 दिया हुआ था ये ऑलरेडी, तो ये आ गया 60 मिलियन। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन बिफोर टैक्स या फिर EBIT। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं लिए हैं। नाउ टैक्स माइनस किए 35%, 60 का 35% जो आएगा 21, इसको माइनस कर दिए तो आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डेट इज 39। PAT भी यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी यही है 1 to 5 ईयर का। तो चलो अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकाल लेते हैं। तो एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होगा, यदि इंडिया में सब्सिडी ओपन करते हो तो 210.5 आने वाला है। इंडिया के बाहर अगर मैन्युफैक्चर करके इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो 39 आने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस जब अपन ने निकाला तो आया 171.50। इतना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो 1 to 5 ईयर्स में 171.50 एडिशनल आने वाला है कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिए, 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर देना तो ये आ जाएगा। तो जब 171.50 को मल्टीप्लाई किए इससे तो आ गया 618.2232। ये हुआ हमारा क्या, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। 5th ईयर में एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो आपने लगाई थी 35 की वो भी आपको मिल जाएगा। 5th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारा 19.8590। अब इन दोनों फिगर्स को ऐड किए तो आ गया 638.0822। तो ये आ गया हमारा इंक्रीमेंटल PVCI। और आउटफ्लो अपन ने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके रखा ही हुआ था 535 का।
तो जब PVCI माइनस PVCO किए तो आ गया हमारा NPV 103.0822। देख रहे हो ना आप क्या कि 4 डेसिमल तक फिगर लिए गए हैं। नाउ NPV पॉजिटिव है तो प्रपोजर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ख़त्म। बहुत ही इजी आंसर था, आपको बस सारे फिगर को एक बार अच्छे से पढ़ के लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली सितंबर 2025 वाले अटेम्प्ट में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया भी हुआ है। XYZ कंपनी जो है वो इंडिया की है और ये मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी मॉडर्न फर्नीचर और उसको बेचती है इंडिया में और नेपाल में भी। फ़िलहाल में ये टफ़ कंपटीशन फेस कर रही है और अब के जो कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अलग अलग वैरायटी के फर्नीचर उनको मिले, यानी क्वालिटी से उनको खास मतलब नहीं है, उनको चाहिए कि उनको अलग अलग टाइप के फर्नीचर चॉइस में मिलने चाहिए। इंडिया में क्वालिटी वुड जो है काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, इसलिए कंपनी जो है अब वो देख रही है कि वो बल्क में वुड्स को मंगा ले नेपाली सप्लायर से, यानी नेपाल से मंगा दिया जाए। नॉमिनल टर्म्स में कैश फ्लो दिए हुए हैं दोनों ही, इंडिया में भी कितनी कमाई होगी और नेपाली करेंसी में भी कितनी कमाई होगी। ये नेपाली करेंसी को NC करके लिखेगा। सो ये है नेट कैश फ्लोस, मिलियंस में है। सबसे पहले नेपाली करेंसी में ईयर 0 में अभी देखो आउटफ्लो कितना होने वाला है, 25 मिलियन का होने वाला है और ये ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के इन्फ्लोस दिए हुए हैं। इंडियन रुपीस में भी ईयर 0 में 0 रुपीस लगेगा और ईयर 1, 2 एंड 3 के कैश इन्फ्लोस दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि डिस्काउंटिंग रेट जो है 9% पर एनम लेना है। नेपाली करेंसी के कैश फ्लो को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। अगेन कंपनी कहाँ की है, XYZ लिमिटेड इंडिया की है और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंडियन रुपीस में कैश फ्लो को कन्वर्ट कर रहा है। तो होम करेंसी अप्रोच वाला ही क्वेश्चन है और नॉमिनल टर्म्स में हमको सारे फिगर्स दिए हुए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा रियल टर्म्स में दिया था तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ा था नॉमिनल टर्म्स में, लेकिन अभी ऐसा कोई नाटक नहीं है। तो हैंस होम करेंसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉरवर्ड रेट को अपने को निकालना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट 9% है नेपाल की और 8% है इंडिया की। 1 रुपीस इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6 दिया हुआ है। तो क्या करने वाले अपन, फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, फॉरवर्ड रेट से नेपाली करेंसी कैश फ्लो को एडजस्ट करेंगे, फिर रुपीस में कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, यानी MIRR कैलकुलेट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बाद में समझते हैं, पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है 9% के हिसाब से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का। देखो 3 डेसिमल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपको आंसर में भी 3 डेसिमल पॉइंट्स ही निकालना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोल देता 2 डेसिमल पॉइंट्स में कैलकुलेट करो या 4 डेसिमल पॉइंट्स में कैलकुलेट करो या राउंड ऑफ कर दो तो वैसा ले लेते। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जितने डेसिमल पॉइंट्स में है उतने डेसिमल पॉइंट्स में ही आपको आंसर निकालना चाहिए। आगे आपको फ्यूचर वैल्यू यानी कि एन्यूटी फैक्टर भी दिया है, ये MIRR निकालने के काम आएगा। तो जब अपन ये निकालेंगे तब अपन देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपन फॉरवर्ड रेट। तो ईयर 1 का फॉरवर्ड रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नेपाली करेंसी 1.6 इंटू इन्फ्लेशन रेट ऑफ नेपाल डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया, पावर होगा इसका 1, तो ये आ गया 1.615। ये ईयर 1 का फॉरवर्ड रेट आ गया है 1.615 नेपाली करेंसी पर रुपी। ये ईयर 1 का फॉरवर्ड रेट आ गया। ईयर 2 में आपका 2 ऑप्शन है, या तो अपन ऐसा कर सकते हैं 1.6 नेपाली करेंसी इंटू 1.09 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 2, क्योंकि सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो आंसर आएगा 1.630 नेपाली करेंसी पर रुपी। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो ईयर 1 का फॉरवर्ड रेट आया है इसको ला के इधर रख दो और इंटू करो 1.09 डिवाइडेड बाय 1.08, यानी कि पावर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एज आप समझ ही रहे हो कि एक बार यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, दूसरी बार यहाँ हो रहा है।
तो चलो ये भी आंसर आएगा 1.630। ईयर 3 में भी ये ईयर 2 वाला फिगर उठा के रख दो। उसके बाद 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ नेपाल डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया आएगा 1.645। तो ये हमारे फॉरवर्ड रेट निकल चुके हैं। अब नेपाली करेंसी को फॉरवर्ड रेट से एडजस्ट करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ईयर 0 25 मिलियन का आउटफ्लो था इसलिए माइनस में लिखा है। कन्वर्जन रेट 1 रुपीज़ इक्वल टू 1.6। नेपाली करेंसी था 25 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो आ जाएगा 15.625। डिवाइड क्यों किए हैं समझ रहे हो ना, क्यों किए हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है 1 रुपये इक्वल टू 1.6 नेपाली करेंसी है। सो नेपाली करेंसी को नेपाली करेंसी के एक्सचेंज रेट से डिवाइड करोगे तभी तो रुपीस में आएगा। नेपाली करेंसी 25 डिवाइडेड बाय नेपाली करेंसी 1.6 पर रुपी है यानी डिवाइड बाय रुपी है। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पे ₹1 न्यूमरेटर में चला गया। अब नेपाली करेंसी पिट्टूस ये आ गया 15.625 रुपीज़। अभी बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बस बता दिया है। आई नो ये आपको पहले से ही आता होगा। चलो ईयर 1 कैश इनफ्लो था 2.6। कन्वर्जन रेट अभी ऊपर फॉरवर्ड रेट निकाले ही हैं अपन ने 1.615 ईयर 1 का। 2.6 डिवाइड बाई 1.65 करोगे तो आ जाएगा 1.6099। इसको 1.61 ले लिया है। वैसे देखो ज़्यादा सही तो यही होता कि 3 डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेट एटलीस्ट करता वो, लेकिन उसने यहाँ पे अप्रॉक्स फिगर ले लिए। आगे आंसर में नहीं लिया, यहाँ पे अप्रॉक्स कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है अप्रॉक्स फिगर लिए हैं इस पूरे टेबल में। चलो ईयर 2 3.8 इनफ्लो था, 1.63 फॉरवर्ड रेट था, 3.8 डिवाइड बाय 1.63 तो आ गया 2.33। देन अगेन ईयर 3 में तो 4.1 डिवाइड बाय 1.645 तो भी आ जाएगा ये 2.49। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी कैश फ्लो इन इंडिया एंड कैश फ्लो इन नेपाल का टोटल मारेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एडजस्ट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो आ जाओ ईयर 0 कैश फ्लो इन इंडिया 0 था, फिर कैश फ्लो इन नेपाल इन इंडियन रुपीस, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ऊपर वाले टेबल में कन्वर्ट कर चुका है इंडियन रुपीस में, तो ये सारे फिगर अपन ऊपर वाले टेबल से लिख के ले आए हैं। तो देखो ईयर 0 का टोटल हो गया क्या 15.625, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए। नाउ ईयर 1 में क्या हुआ, कैश फ्लो इन इंडिया ये दिए ही हुआ है 2.869, कैश फ्लो इन नेपाल इन इंडियन रुपीस ऊपर से कन्वर्ट करके लाया ये। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, आ जाएगा 4.479, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.917 जो अपना क्वेश्चन में दिया ही हुआ था वही यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 4.107। वैसे ही ईयर 2 में 4.2 प्लस 2.33 इक्वल टू 6.53, मल्टीप्लाई करो 0.842 तो आ जाएगा 5.498। देखो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ईमानदारी से लिया है। फिर ईयर 3 4.6 प्लस 2.49 इक्वल टू 7.09 इंटू 0.772 इक्वल टू 5.473। अब ये हो गए तीनों कैश इनफ्लोस, ये हो गया हमारा कैश आउटफ्लो। इन सब को एडअप मारा तो आ गया नेगेटिव 0.547, यानी कि एनपीवी हमारा क्या आ गया है, नेगेटिव में आ गया है। क्या कीजिएगा सर, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए एज एनपीवी नेगेटिव आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सो अब निकालते हैं अपन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले इसको समझ लेते हैं आसान लैंग्वेज में। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितने % हम हर साल कमा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि पीवीसीआई को री इन्वेस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हर साल, और उसके बाद MIRR निकाला जाता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। MIRR इक्वल टू PVCI री इन्वेस्टमेंट के बाद जो PVC आएगा वो, तो हमें तो पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय PVCO यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो हमारा हुआ, एंड पावर में लेंगे 1 डिवाइड बाय n। अब n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, फिर -1 × 100 करके परसेंटेज में MIRR आ जाएगा।
तो सर सबसे पहले हम पीवीसीआई निकाल लेते हैं यदि हम कैश इनफ्लोज को री इन्वेस्ट करते हैं तो। देखो टोटल कैश इनफ्लोज जो है वो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला हुआ है, इसी का ही इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट ईयर में देखो कैश इनफ्लोज का टोटल कितना है 4.479, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%, तो हम 2 साल के लिए इसको री इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे क्या करते हैं अपन 4.479 इंटू 1.09 इंटू 1.09 करते तो ये आंसर हमारा आ जाता 5.32। लेकिन आपको याद होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फ्यूचर वैल्यू 1.188 दिया हुआ था, तो 1.09 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो आपको 1.188 ही आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन में जो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है ये माना जा रहा था कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अगर री इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो एक और बात बता देता हूँ, 1.09 का स्क्वायर करोगे ना तो 1.1881 आएगा, लेकिन आप यही वैल्यू ले लेना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको निकाल के दिया हुआ है। सो 4.479 इंटू 1.188, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। तो आ गया हमारा आंसर 5.32। ईयर 2 का देखा जाए तो 6.53 आया है टोटल कैश इनफ्लोज, तो ये 1 साल के लिए री इन्वेस्ट होगा, तो 6.53 इंटू 1.09 तो ये आ गया 7.12। और ईयर 3 का कैश इनफ्लो 7.09, अभी तो सेम ईयर का ही है तो इसीलिए क्या आएगा 7.09 इंटू 1 तो ये सेम ही आएगा। अब इन तीनों फिगर्स को अपन ने जोड़ा तो आ गया पीवीसीआई का टोटल इफ कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट किया गया है तब का, तो ये आ गया 19.53। नाउ फॉर्मूले में सारे फिगर को डालते हैं। पीवीसी आया री इन्वेस्टमेंट के बाद 19.53 डिवाइड बाय पीवीसीओ 15.625, यही तो हमारा कैश आउटफ्लो था। पावर हमें लेंगे 1 डिवाइड बाय 3 -1 करके इंटू 100 निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा जो कि आएगा 7.72%। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 19.53 को डिवाइड करो 15.625 से, फिर रूट 12 बार दबाओ, -1 करो, इंटू करो पावर दैट इज इंटू करो 1/3, फिर +1 दबाओ, फिर कैलकुलेटर में 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू दबाइएगा तो आ जाएगा 1.0772। अब इसमें से -1 करेंगे तो आएगा 0.0772 इंटू 100 कीजिएगा तो परसेंटेज आ गया 7.72%। कैलकुलेटर में कैसे करना है मैंने वो भी आपको समझा दिया। यहाँ पे भी देखो यही लिखा हुआ है पीवीसीआई डिवाइड बाय पीवीसीओ, पावर में ले लिया है 1 डिवाइड बाय 3 या फिर रूट लगा के यहाँ पे 3 लिख दिया है, सेम ही मतलब है। -1 किया तो आ गया 0.0772 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 7.72%। ईजी है ये, आप कर लोगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 15.625 मैंने इन्वेस्ट किया है, 19.53 मैंने कमाया है इस प्रोजेक्ट से, और अगर इसको परसेंटेज वाइज कहा जाए तो 7.72% हमने अर्न किया है। यही बताता है क्या, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितना % हम हर साल कमा रहे हैं। MIRR को इजी लैंग्वेज में यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया है मैंने, आप चाहे तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। इसी के साथ हमारे 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे समाप्त। एक इलस्ट्रेशन जो है वो अपने को कर लेना चाहिए क्योंकि वो GDR के ऊपर है और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसमें सेपरेट फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर अच्छी तरीके से हमारा हो जाएगा। सो पेज नंबर 11.19 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन 4 आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ये GDR के ऊपर है। और हाँ, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उस चैनल को जाके ज्वाइन करो और सारे नोट्स मेरे डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4 जिसमें GDR का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। देखो एक्स लिमिटेड एक्सपांड करने का सोच रही है अपने ऑपरेशन को, और वो सोच रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है US में इंस्टॉल करे। इस प्रोजेक्ट के लिए उसको $10 मिलियन की रिक्वायरमेंट है।
जिसमें इशू एक्सपेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो, यानी कि इशू एक्सपेंस फ्लोटेशन कॉस्ट सब कुछ माइनस करने के बाद $10 मिलियन इसको चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट है यहाँ पे 2% की, और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं GDR इशू करने का, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करने का। तो एक बार मैं आपको GDR क्या होता है वो आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ, और GDR जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट वगैरह देते हैं उसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। सो ये नोट्स मैंने बना के रखे हैं। GDR का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। GDR एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ईजिली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके विदाउट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स को GDR में कन्वर्ट कर रहे हो और उसके बाद इस GDR को ट्रेड कर रहे हो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। GDR को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा में ट्रेड किया जाता है। डैट इज़ इंडियन कंपनी के शेयर्स को GDR में कन्वर्ट करते हैं और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली GDR बाय करते हैं। इट मीन्स वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या किए, इंडियन कंपनी के शेयर्स को कन्वर्ट कर दिए GDR में। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार मैं अपने 2 शेयर्स के बदले एक GDR इशू करूँगा। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब कंपनी नया शेयर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि GDR मार्केट में इशू करती है तो इस प्रोसेस में उसको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं। उस एक्स्ट्रा खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर राइटिंग फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, लिस्टिंग फीस हो गया, इन सबको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। इन शॉर्ट भाई GDR इशू कर रहा हूँ तो उसके बदले कुछ खर्चा मेरे को होगा, उस खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलूँगा। ठीक है, अब GDR इशू करते वक्त डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, तो GDR पर डिस्काउंट क्यों और कैसे दिया जाता है वो जान लेते हैं। देखो, जब GDR इशू होता है तो वो कंपनी के ओरिजिनल शेयर प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने 2 शेयर दिया एक GDR के बदले और हमारे शेयर का प्राइस है 100 रुपये, तो 100 × 2 हमको मिलना चाहिए 200 रुपये। हम बोलेंगे कि यार हम 10% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू करेंगे, यानी कि एक GDR 180 रुपये में इशू करेंगे। क्यों करते हैं अपन ऐसा, मार्केट डिमांड को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि डिमांड बढ़ जाए हमारे GDR की। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो इन्वेस्ट करे। भाई फॉरेन इन्वेस्टर को लगेगा कि यार 200 रुपये की चीज़ 10% डिस्काउंट में मिल रही है, यानी कि 180 में मिल रही है, तो क्यों ना इस कंपनी के GDR को बाय किया जाए। तो ये था बेसिक मीनिंग GDR का, फ्लोटेशन कॉस्ट का, और GDR पर डिस्काउंट दिया जाता है उसका। सो बैक टू आवर क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड को कितना चाहिए, $10 मिलियन की ज़रूरत है फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस करने के बाद, और फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे 2% दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ GDRs आपको इशू करने पड़ेंगे, एंड सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ GDR। कॉस्ट ऑफ GDR मतलब कि GDR इशू कर रहे हैं तो हम कितने % एक्चुअल में दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। चलो, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है एक शेयर की, आपके 250 रुपये, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपये। फेस वैल्यू की क्या ज़रूरत है सर, डिविडेंड निकालने के काम आता है। 2 शेयर दिए जा रहे हैं एक GDR के बदले, और हाँ शेयर्स में 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जो भी मार्केट प्राइस है, यानी कि 250 रुपये मार्केट प्राइस है, इस पर 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट क्या है, $1 = 60 रुपये है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड यानी कि ये D1 की बात कर रहा है, तो D1 क्या होगा, 20% होगा। और याद रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, और ग्रोथ रेट दी हुई है 12%। इसका भी अपन इस्तेमाल करेंगे जब हमको क्या निकालना रहेगा, कॉस्ट ऑफ GDR निकालना रहेगा। तो चलो सबसे पहले मैं कंप्यूट करना चाहूँगा नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड। तो देखो आपको कितने पैसे टोटल चाहिए सर, $10 मिलियन चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह सब हटा के। तो नेट इशू साइज़ क्या है, $10 मिलियन। तो ग्रॉस इशू क्या है, यानी कितने टोटल पैसे मैं GDR के थ्रू मंगाऊँ, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस कर दूँ, उसके बाद $10 मिलियन मेरे पास बचे। तो सिंपल है सर,
ग्रॉस इशू निकालना है तो नेट इशू यानी कि $10 मिलियन डिवाइड बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि 1 माइनस 0.02 करेंगे, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है तो आ गया ये 0.98। इन शॉर्ट कह लो कि $10 मिलियन 98% के बराबर है, तो 100% क्या, तो ये आ गया हमारा $10.204 मिलियन मेरे को चाहिए, तो ये मेरा है ग्रॉस इशू। नाउ इशू प्राइस पर GDR यानी कि एक GDR में कितने रुपए में दे रहा हूँ, तो 250 रुपये का मेरा एक शेयर है, 2 शेयर एक GDR के बदले में दे रहा हूँ इंटू 90%। ये क्योंकि सर 10% डिस्काउंट दिया हूँ, एक GDR पे 2 शेयर है और 10% का डिस्काउंट है, तो 500 में 10% माइनस कर दो तो भी 450 आएगा, या 500 में इंटू 90% कर दो तो भी 450 आएगा, यानी मेरा एक GDR 450 रुपये का है। सर डॉलर में निकाल लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमें पैसे तो डॉलर में चाहिए, ठीक बात है। तो 450 रुपये डिवाइड बाय 60 रुपीज़ किया, $1 60 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कितना आ गया 450 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू $7.5। ये एक GDR का कॉस्ट है। मेरे को टोटल इतने पैसे चाहिए, एक GDR में इतने में दे रहा हूँ, तो बताओ कितने GDR में इशू करूँगा, तो सिंपल है सर, नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड इक्वल टू $10.204 मिलियन डिवाइड बाय $7.5 इक्वल टू 1.3605 मिलियन, यानी इतने GDR मेरे को इशू करना पड़ेगा। इतना टोटल पैसा चाहिए, एक GDR से इतना आ रहा है तो टोटल इतने GDR इशू करने पड़ेंगे। तो हमारा पहला पार्ट हुआ समाप्त। सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट था हमारा कि कॉस्ट ऑफ GDR निकालना है, यानी कि KE निकालना है। फॉर्मूला क्या है देखो, कॉस्ट ऑफ GDR यानी KE इक्वल टू D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स यानी कि P0 प्लस G। तो सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ, फिर P0 निकालता हूँ, और ग्रोथ रेट तो यहाँ पे दिया ही हुआ था मेरे को 12% का, तो वही अपन लिख लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D1 यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। फेस वैल्यू 100 रुपये थी, 20% एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो 100 इंटू 20%, तो सर आ गया 20 रुपये। लेकिन यहाँ आपसे एक गलती हो जाएगी, आप 20 रुपये लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। भाई एक GDR के बदले 2 शेयर दे रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करोगे ना, तब आएगा D1 40 रुपीज़, यानी कि 20 इंटू 2 40 आ गया। नाउ नेट प्रोसीड्स पर GDR, एक GDR कितने रुपए में दे रहे हो सर, 450 रुपीज़ में दे रहे हो। तो नेट प्रोसीड क्या होता है, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट अपन माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ अगेन से फ्लोटेशन कॉस्ट आया है, तो भाई माइनस कर देना। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ नेट प्रोसीड यानी कि P0 और कुछ नहीं बल्कि क्या है, प्राइस पर GDR माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 450 माइनस 2%, तो आ गया 441, तो ये आ गया हमारा P0 441। बस अब फॉर्मूले में अपने को इस फिगर को डालना है। D1 ये आया 40 डिवाइड बाय P0 ये आया हमारा 441 प्लस ग्रोथ रेट, तो यहाँ लिख दिया अपन ने प्लस 0.12, क्योंकि दिया था ना 12% ग्रोथ रेट है, तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ GDR 21.07%। इट मीन्स मैं GDR इशू कर रहा हूँ, उसके बदले मेरे को हर साल कितना लग रहा है, 21.07% लग रहा है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। लेकिन एक नोट अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब मान लेते हैं वो क्वेश्चन में बोल देता है आपको कि यार बैंक से लोन मिल रहा है आपको 15% में, या तो तू GDR इशू कर दे और 21% खर्चा कर, या तो तू बैंक से लोन उठा ले और 15% खर्चा कर, बता तू क्या करेगा। तो आप बोलोगे सर 15% में हमें बैंक लोन मिल रहा है तो ये तो सस्ता हुआ, 21% से तो सस्ता ही हुआ ना। हाँ तो भाई मैं बैंक लोन ही लूँगा ना, क्योंकि वो सस्ता है, तो हम बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे। फिर उस केस में GDR इशू मत करना, ऐसा कमेंट आपको लिख के आना पड़ेगा। दैट्स इट, यही लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है। नोट सारे आपके लिए ऑलरेडी बने हुए हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं सारे समाप्त। इलस्ट्रेशन 1 2 3 यदि आप बनाना चाहो तो बना लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है वो। तो आप एक बार देखना चाहे तो उसको भी देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप जानते हो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही
कवर करवा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, वो भी बहुत कम समय के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।